नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको संपत्ति से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिखों पर लागू होता है। ये उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं या फिर माँ बाप की शादी के बिना पैदा हुए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए इनके निजी कानून हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर भी निर्भर करता है। संपत्ति पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता कौशल यादव जी हैं। कौशल जी आपको संपत्ति से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका संपत्ति से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। हमारा फोन नंबर है 0120612793 इसके अलावा एक और नंबर 0120612793 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और संपत्ति कानून से जुड़ी जो भी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अधिवक्ता हमारे साथ कौशल जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है कौशल जी कार्यक्रम में आपका। आपसे सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या जो संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है क्या? देखिए, जैसा आपने बताया था कि 1978 से पहले ये एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस आया, उसमें बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको संवैधानिक अधिकार बनाया अंडर आर्टिकल 300। इसके बाद ये संवैधानिक अधिकार भी और कानूनी अधिकार भी है, दोनों तरह के अधिकार में ये आता है जी। दोनों तरीके के जो अधिकार हैं वो उसमें आते हैं। कौशल यादव जी, अब राइट टू प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होता है, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं जिसको शामिल किया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लस मूवेबल प्रॉपर्टीज, बोथ काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज आते हैं। तो दोनों तरीके की मूवेबल और इमूवेबल, वैसे घर मकान मूवेबल में आ गया आपका, और ये बहुत से बैंक। चलिए, एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे, थोड़ा सा आवाज में कोई प्रॉब्लम, फिर से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और आप दर्शक जुड़ सकते हैं। सवाल हम आपको एक बार फिर से दोहरा दें। संपत्ति कानून से जुड़ी जो भी जानकारी है उसकी कानूनी सहायता के लिए आप 0120612793 या फिर 0120612793 इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप पूछ सकते हैं संपत्ति कानून के बारे में, साथ ही किसको जो है वसीयत मिलती है, कैसे मिल पाती है, और प्रॉपर्टी को लेकर अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। विवाहित जो माँ बाप के बच्चे हैं उनके कानूनी अधिकार क्या होते हैं, और अलग अलग सबके कानूनी अधिकार हैं, उसी के अंतर्गत जो है संपत्ति कानून आता है। तो आज का मुख्य सवाल संपत्ति कानून से जुड़ी जानकारी को लेकर है। आपको बता दें कि इस पूरे कानून के अंतर्गत, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल होता है, और इसमें क्या क्या शामिल होता है वो आपको अधिवक्ता बता रहे थे। और संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो तमाम कानूनी पहलू हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे संपत्ति कानून में अगर किसी भी तरह का विवाद है तो उससे निपटा कैसे जाए, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है लोगों को तो कैसे इसका जो है समाधान हो पाए। दरअसल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी, जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं, इन सब पर एक समान लागू होता है, और ये उन पर भी लागू होता है जो किसी धर्म में इनमें से कन्वर्ट हो गए हों या फिर माँ बाप
कि शादी के बिना पैदा हुए बच्चे, उनके लिए भी यही जो है पूरा रूल चलता है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनका एक अपना निजी कानून है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू की बिना वसीयत छोड़े ही मौत हो जाती है, तब जो है इसको लेकर पूरा विवाद उत्पन्न होने लग जाता है। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर हो जाता है। तो संपत्ति पर जो है आज का हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा कि संपत्ति कानून क्या है, कैसे जो है इसमें तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं अगर वो आ जाती हैं तो उसका जो समाधान है वो कैसे किया जाता है। कौशल यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। कौशल जी, आपने अभी बताया कि संपत्ति अधिकार क्या है और किस तरह से आता है। राइट टू प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, क्या शामिल होता है इसमें? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। कौशल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें शामिल क्या क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, राइट टू प्रॉपर्टी में मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ जो काइंड की प्रॉपर्टीज है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपका लैंड हो गया, हाउस हो गया, ये सब चीजें आ गई। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में मॉनेटरी टर्म्स से बैंक अकाउंट्स हो गए, ये सब चीजें हो गई, शेयर्स हो गए, ये सारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। मूवेबल प्रॉपर्टीज में और आपका लैंड और ये हाउस सारा का सारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। अब ऐसे में क्या अगर किसी बेटी की शादी होती है तो क्या शादी के बाद पिता की संपत्ति पर वो दावा कर सकती है? जी हाँ, देखिए 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, बाय विच दिस राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो गिवन टू द डॉटर। So now by birth, the daughter gets the right of property in the Hindu undivided family co-partnering, she becomes co-partnering. तो बाई बर्थ उनको एक राइट मिल जाता है। 2005 जो अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट का, बाई वर्च्यू ऑफ दैट। ठीक है। और अगर हम बेटे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें माँ का अधिकार कैसा होता है, किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है? ठीक है, जहाँ तक माँ का राइट है, बेटे की अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो एज पर एज प्रॉपर्टी लॉज आर कंसर्न, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसे आप अपनी बेसिस के अकॉर्डिंग यू कैन डील विद दिस। और जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है दैट इज बाई टू मी। एक होता है इंटरस्टेट प्रॉपर्टी, जहाँ की आपने कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई आपने टेस्टामेंट्री या डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा कि आपकी प्रॉपर्टी आगे कैसे डिवॉल्व करेगी, तो वो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करेगी। दूसरा होता है जहाँ आपने कोई टेस्टामेंट्री लाइक बिल छोड़ा हुआ है, कुछ और डॉक्यूमेंट छोड़ा हुआ है, गिफ्ट डीड छोड़ा हुआ है, तो वो एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट डिवॉल्व करेगी। ये फर्क होता है। जैसा क्वेश्चन आपका था कि बेटे के क्या उसमें अगर प्रॉपर्टी में माँ के क्या राइट है, देखिए जहाँ तक हिंदू सक्सेशन एक्ट है और इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें तो उनको बेटा फ्री अपनी प्रॉपर्टी को डील करने के लिए, बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर वो उस तरह का आता है, कुछ आता है डोमेस्टिक रिलेशन में है, कुछ है, तो वो उसमें अपना वो कर सकते हैं, बट उसमें बेटा फ्री है अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट टू डील विद प्रॉपर्टी एज पर हिज ओन स्वीट। अब अगर सौतेले बच्चों की प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में जानकारी मिल पाए, क्या उनके अधिकार होते हैं, कैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिवाइड होती है? बच्चों की प्रॉपर्टी जी, जो सौतेले बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है? बच्चे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरस्टेट है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जाएगी। उसमें सेक्शन 8, 9, 10 में एक शेड्यूल दिया गया है कि प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व करेगी, किसको कैसे मिलेगी अगर मेल जो है हेड ऑफ द फैमिली ही डाइज इंटरस्टेट, तो उसमें राइट मिलेंगे बच्चों को। पहले विडो के हैं, फिर बच्चों के हैं, फिर अगर उनका कोई बच्चा उसके अकॉर्डिंग वो राइट डिवॉल्व करते हैं। बट हाँ, एक उसमें राइडर है कि अगर वो हाफ ब्लड है, जैसा आपने कहा कि सौतेला बच्चा है, तो जो फुल ब्लड है उसको प्रिफरेंशियल राइट है ओवर द हाफ ब्लड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है। अब अगर लिव इन कपल्स की हम बात करें और उनके जो बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार होते हैं वो किस तरह से डिवाइड हैं, उनके लिए क्या विशेष कोई कानून है, उनको कैसे उनका अधिकार मिलेगा? देखिए, जहाँ तक लिव इन रिलेशन वाले
केसेस हैं, कोई अभी तक हमारा कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है किस तरह से उनके राइट डिवॉल्व करेंगे, किस तरह से उनका प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर करेंगे। तो एक लिव इन रिलेशन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बट हाँ डीवी एक्ट में वो भी कवर करेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, और उसमें अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अगर वो हस्बैंड वो उनका जो पार्टनर है वो उनके ऊपर कुछ कर रहा है, तो उसमें वो मॉनेटरी और रेजिडेंशियल ये सब चीजें सीज कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक कोड टू डील विद दीज लिव इन रिलेशन टाइप ऑफ केसेस। जी, और अगर पति की पैतृक संपत्ति की बात करें तो उसमें महिलाओं का जो सह स्वामित्व है उसका अधिकार किस तरह से निर्धारित किया गया है? वो भी आप एक डोमेस्टिक वायलेंस में इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट में अगेन, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपके जो राइट क्रिएट होते हैं बाई बर्थ होते हैं। तो अगर आप उनकी पैतृक संपत्ति की, जैसे आपने वर्ड यूज किया, अगर उसमें करते हैं उसमें उनका क्या वो राइट होगा, क्या होगा, वो उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट में हस्बैंड की प्रॉपर्टी के थ्रू मिलेगा। और अगर हस्बैंड की अपनी प्रॉपर्टी है, अगेन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो उसे एज पर हिज स्वीट बिल कर सकते हैं डील। बट डोमेस्टिक वायलेंस में अगेन लेडी इज हैविंग द राइट, वो उसमें रेजिडेंस का मांग सकती है, मॉनेटरी और वो सब चीजें तो है ही, बट रेजिडेंस के लिए एक्स्ट्रा मांग सकती हैं। अदरवाइज जो भी हस्बैंड के प्रॉपर्टी में राइट हैं आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द हस्बैंड, वो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट इन केस ऑफ इंटेस्टेड, तो वो उसमें उनको मिलेंगे। कौशल जी, अब आपसे जानकारी लेना चाहेंगे अविवाहित माँ और जो उनके बच्चे हैं उसके क्या अधिकार दिए गए हैं? देखिए, अनमैरिड जो बच्चे हैं और माँ है और बच्चे हैं, देखिए एज पर लिव इन रिलेशन वाला आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसमें एक्चुअली में स्पेसिफिक कोड नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है 2018-19 में SPS बाला सुब्रमण्यम करके जी। तो बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट होता है, उनको वो राइट मिलेगा। तो वहां से उन्हें राइट दिए गए हैं, उसमें रिकॉग्नाइज करने होते हैं, राइट रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, कंजम्पशन होता है। तो जहाँ एक लंबे समय से एक कपल लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो उनको एज ए हस्बैंड वाइफ माना जाएगा, और उनको राइट उसके तहत उस जजमेंट के तहत क्रिएट होते हैं। SPS बाला सुब्रमण्यम जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2018-19 का, तो उसके अकॉर्डिंग उनके राइट क्रिएट होते हैं, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है। और बच्चे जहाँ तक है लीजिटिमेट है, इलीजिटिमेट है, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डील करता है इसमें कि इलीजिटिमेट चाइल्ड भी हैं, उनका भी अपना अगर राइट है प्रॉपर्टी में, और वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कोई क्लेम कर सकते हैं, उसके बाहर की नहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाकी उनकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं उनके किस तरह से प्रॉपर्टी में अधिकार होते हैं? जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होता है, गोद लिया हुआ जो बच्चा होता है। यस, अडॉप्टेड जो चिल्ड्रन है, ये अडॉप्शन एक्ट है 1956 का, उससे डील करते हैं। और एक बार अगर आपने जो प्रोविजन है रजिस्टर्ड है सारा कुछ, एक तो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, तो adopted child is also having the same right as the legitimate child born out from a wedlock. तो बाई virtue of section 12 वो सारे राइट्स उसको मिलते हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को होंगे, उस पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में सारे राइट्स उनको सेम राइट्स क्रिएट होते हैं। बट यस, स्टिल पेरेंट्स ऑफ अडॉप्टेड सन और डॉटर आर एंटाइटल्ड टू डील विद देयर प्रॉपर्टी जी। और वो अगर कोई विल या कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट अदरवाइज उनके सेम राइट क्रिएट हो जाते हैं जो एक नॉर्मल बच्चे के होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ अडॉप्शन। ठीक है कौशल जी, अगर पत्नियों की हम बात करें तो अगर छोड़ी गई पहली पत्नी की प्रॉपर्टी की बात करें तो उसका भी क्या अधिकार होता है प्रॉपर्टी में, और दूसरी पत्नी का किस तरह से अधिकार होता है? दो पत्नियों में किस तरह से डिवाइड किया जाता है इसको? देखिए, लाइफ टाइम तो पत्नी की लाइफ टाइम तो एज सच प्रॉपर्टी में वो नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो भी डिवॉल्व करेगी वो आफ्टर द लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम उसमें जो
है, विडोज का है, शेड्यूल 1 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। जैसा मैंने कहा, अगर उन्होंने कोई टेस्टामेंट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। जी। एंड सेक्शन 8, 9, 10 एक ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं सक्सेशन कैसे होगा, कैसे प्रॉपर्टी आगे डिवॉल्व होगी। और इनफैक्ट सेक्शन 10 में ये भी प्रोवाइड किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट की, अगर एक से ज्यादा पत्नी है आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ विडोज मतलब है, तो देन दे विल हैविंग द इक्वल वन शेयर इन द प्रॉपर्टी, दे विल शेयर दैट वन शेयर इन द प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द अदर सक्सेसर। ठीक है, तो ये जानकारी कौशल जी आपने बताई हमें संपत्ति को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।